हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक सिंह आतीश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के 10 महत्वपूर्ण सवाल की। जी हाँ दोस्तों, ये वैसे क्वेश्चन हैं जो आपके रेलवे ग्रुप डी 2018 एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन की खास बात ये है कि इसका प्रत्येक ऑप्शन अपने आप में एक क्वेश्चन है। तो आइए आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग इन्हीं सारी चीज़ों का डिस्कस करें और देखते हैं एग्ज़ाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। आइए दोस्तों, आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के सेशन का, क्या है क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि नीचे दिए गए वर्गीकरणों में से कौन सा परमाणु द्रव्यमानों के आधार पे था। आपका ऑप्शन दिया हुआ है डॉबरेनर, न्यूलैंड और मोसले का। दूसरा है डॉबरेनर, मेंडलीफ और मोसले का। तीसरा है डॉबरेनर, न्यूलैंड और मेंडलीफ का। और चौथा है मेंडलीफ, न्यूलैंड और मोसले का। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि नीचे दिए गए वर्गीकरणों में से, अब ये डॉबरेनर, न्यूलैंड और मोसले किस चीज़ का वर्गीकरण किए थे? तो सर तत्वों का वर्गीकरण किए थे। और ये जितने भी साइंटिस्ट आप ऑप्शन में देख रहे हैं, इन सब का नाम आप कहाँ पे पढ़ते हैं? तो आप कहेंगे सर आवर्त सारणी में पढ़ते हैं। तो दोस्तों, आवर्त सारणी जो आप आज देख रहे हैं वो एक दिन की कहानी नहीं है। इसके पीछे बहुत सारे साइंटिस्टों ने अपना दिमाग लगाया था। और जो मेन इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, वो पहला डॉबरेनर के बारे में पढ़ते हैं, फिर हम लोग न्यूलैंड्स के बारे में पढ़ते हैं, फिर मेंडलीफ के बारे में और फिर हम लोग मोसले के बारे में। तो हम लोग क्या कहते हैं कि डॉबरेनर, न्यूलैंड और मेंडलीफ ये तीनों ही ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों का वर्गीकरण उसके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर करना शुरू किया था। तो आपके इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर सी। अब आप में से बहुत सारे कहेंगे ऑप्शन सी देखेंगे इसको, ठीक है, थोड़ा सा मार्कर इधर उधर हो जाता है तो बोल्ड नहीं दिखता है। तो अब आप में से बहुत सारे कहेंगे कि सर डॉबरेनर ने कौन सा नियम दिया था? तो डॉबरेनर ने आपका ट्राइड रूल का प्रतिपादन किया था, तिर्यक नियम का प्रतिपादन किया था। और इन्होंने अपने नियम में क्या बताया था कि अगर तत्वों को 3-3 करके समूह बनाया जाए और उस 3-3 के समूह में तत्वों को इस तरह से व्यवस्थित किया जाए कि वो सब उसका क्या हो सर? बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में हो। तो बीच वाले तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान होगा, किनारे वाले दोनों तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का औसत होगा। तो ये क्या था सर? डॉबरेनर का ट्राइड रूल था, डॉबरेनर का तिर्यक नियम था। तो कभी कभी आपके एग्जाम में इससे भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से तिर्यक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो डॉबरेनर का कहेंगे। और न्यूलैंड ने क्या बताया था कि वो जो संगीत का वर्ड होता है सा रे गा मा पद, इस टाइप से, तो उन्होंने बताया कि अगर तत्वों को उसके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में लिखें तो प्रत्येक 8वें तत्व का जो गुण होगा वो पहले तत्व के गुण के समान होगा। तो ये न्यूलैंड का क्या था सर? ऑक्टेव रूल था, अष्टक नियम था। और ये भी किस पे आधारित था? परमाणु द्रव्यमान पे ही आधारित था, क्योंकि ये भी क्या बोल रहे थे? बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पे चलना है। और फिर आपका जो मेंडलीफ था, उन्होंने इस रूल को चेंज कर दिया और उन्होंने क्या बताया कि किसी भी तत्व का जो भौतिक और रासायनिक गुण होता है वो उसके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होता है। तो देखिए, तीनों का आधार परमाणु द्रव्यमान ही था, लेकिन रूल क्या था? अलग अलग था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि नीचे दिए गए वर्गीकरणों में से कौन सा परमाणु द्रव्यमान के आधार पे था? तो आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो गया। अब आप में से बहुत सारे सवाल उठाएंगे कि सर मोसले के बारे में नहीं बताया। तो मोसले ने आपका आधुनिक आवर्त सारणी बताया था, और इसका जो आवर्त सारणी था वो किस पे आधारित था सर? तो वो परमाणु संख्या पे आधारित था। अच्छा ध्यान रखिए, मेंडलीफ जिस समय आवर्त सारणी बनाए थे, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले आवर्त सारणी बनाने वाले या तत्वों को सबसे पहले आवर्तों के रूप में व्यवस्थित करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो आप कहेंगे मेंडलीफ। और मेंडलीफ के आवर्त सारणी से ही इंस्पायर होकर मोसले ने अपना आवर्त सारणी बनाया था। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान में रखेंगे। और हाँ, एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेंडलीफ जिस समय आवर्त सारणी बना रहे थे उस समय तक ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? तो आप कहेंगे सर 63। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है मेंडलीफ के आवर्त सारणी से रिलेटेड। वो क्वेश्चन क्या होता है कि मेंडलीफ के आवर्त सारणी में कितने वर्ग और आवर्त थे? तो आप कहेंगे सर मेंडलीफ के आवर्त सारणी में 9 वर्ग और 7 आवर्त थे। कितने थे सर? 9 वर्ग और 7 आवर्त। इसके समय तक 63 तत्व ज्ञात था। और अभी आपके पास कितने वर्ग हैं सर? 18 वर्ग है आधुनिक आवर्त सारणी में। और आवर्त कितने हैं सर? तो 7 आवर्त हैं। तो ये सब चीज़ आप इस क्वेश्चन के ऑप्शन के बारे में याद रखेंगे तो आपका 1-2 क्वेश्चन इससे संबंधित और भी सॉल्व हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन कह रहा है
कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन को डैश कहा जाता है। आपका ऑप्शन है एल्केन, समस्थानिक, एल्काइन और ऑप्शन नंबर डी एल्कीन। तो ध्यान दीजिएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन की एग्जाम्पल को देखने से पहले आप ये समझने का कोशिश करें कि सर हाइड्रोकार्बन क्या होता है। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? तो आप सिंपल समझिएगा कि हाइड्रोकार्बन में दो वर्ड है, एक हाइड्रो और एक इधर है आपका कार्बन। तो सीधे सीधे कहते हैं कि हाइड्रोजन एवं कार्बन का यौगिक क्या कहलाता है सर? हाइड्रोकार्बन कहलाता है। हाइड्रोजन और कार्बन का यौगिक क्या कहलाएगा सर? हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। हाइड्रोकार्बन कितने टाइप के होते हैं सर? तो ये होते हैं दो टाइप के। पहला को हम लोग बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, पहला को क्या बोलते हैं सर? संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और दूसरा को हम लोग बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल कौन है सर? एल्केन। कौन है सर? एल्केन। कभी कभी आपके एग्जाम में इसका जनरल फार्मूला सामान्य सूत्र पूछा जाता है, तो आप कहेंगे सर CnH2n+2। और आपका एल्केन में कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होता है सर? सिंगल बॉन्ड होता है। कार्बन और कार्बन के बीच में सर सिंगल बॉन्ड होता है। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के दो एग्जाम्पल हैं। पहला है आपका एल्कीन और दूसरा है आपका एल्काइन। पहला क्या है आपका? एल्कीन और दूसरा है आपका एल्काइन। कभी कभी आपके एग्जाम में एल्कीन का जनरल फार्मूला सामान्य सूत्र पूछा जाता है, तो आप क्या कहेंगे सर? CnH2n। ध्यान रखिएगा, n नंबर ऑफ कार्बन है, कार्बन की संख्या है। और जब आपको एल्काइन के बारे में पूछा जाए तो CnH2n-2 कहिएगा। और हाँ, एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि एल्केन में कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। और एल्कीन में कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा। और एल्काइन में कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होगा सर? ट्रिपल बॉन्ड होगा। और ध्यान रखिएगा कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं रिएक्टिव नहीं होते हैं, अभिक्रियाशील नहीं होते हैं, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन रिएक्टिव होते हैं, अभिक्रियाशील होते हैं। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन को डैश कहा जाता है, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहा जाता है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अच्छा देखिए, समस्थानिक किसको बोलते हैं? तो कहते हैं सर वैसे तत्व जिसकी परमाणु संख्या समान हो किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, क्या कहलाएगा? समस्थानिक कहलाएगा। और आपने एल्काइन और एल्कीन इनके बारे में सारा चीज़ अभी देख ही लिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन? कि क्वेश्चन में कह रहा है कि सही मिलान कीजिए। और आपसे क्या पूछा जा रहा है कि एक तरफ जिंक धातु दिया हुआ है और फिर आपका SO2 गैस की गंध दिया हुआ है, SO2 गैस की गंध, और तीसरा दिया है PbI2 पोटेशियम आयोडाइड का रंग। तो ध्यान में रखिएगा मित्रों कि जिंक धातु का जो रंग होता है वो कैसा होता है सर? तो ग्रे कलर का होता है। कैसा होता है सर? ग्रे कलर, जिसको हम लोग भूरा कलर कहते हैं या ब्लूइश ग्रे कहते हैं, ठीक है। और SO2 गैस की जो गंध होती है ये होती है सर तीक्ष्ण, और एक्चुअली इंग्लिश में इसको हम लोग एक और वर्ड से यूज करते हैं, पुंगेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? पुंगेंट। मतलब तीक्ष्ण का मतलब ये हुआ कि तीखा सा, झांस जैसे लगेगा आपको। तो SO2 की गैस की गंध कैसी होती है सर? झांसा टाइप तीक्ष्ण, या उसी को हम लोग पुंगेंट बोलते हैं। और PbI2 का जो रंग होता है ये पीला होता है, लेकिन ध्यान में रखिएगा कहाँ पे पीला होगा? रूम तापमान पर पीला होगा। रूम के टेम्परेचर पे पोटेशियम आयोडाइड का रंग कैसा होगा सर? तो पीला होगा। लेकिन जब आप इसको गर्म करेंगे, हीट करेंगे, किसको? PbI2 को, तो ये आपको कैसा हो जाएगा? या तो फिर ये आपको नारंगी कलर दिखेगा या फिर रेड कलर दिखेगा, लाल कलर दिखेगा। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि सही मिलान कीजिए। मतलब क्या कि A B C का हमको मिलान करना है। मान लीजिए कि ये आपका A है, B है और C है। तो A में हमने बोला सर जिंक धातु का कलर कैसा होता है? ग्रे, तो A का हो जाएगा 2। फिर है आपका SO2 गैस की गंध, मैंने कैसा बोला? तो सर पुंगेंट होता है, मतलब तीक्ष्ण होता है, तो ये आपका पुंगेंट है ऑप्शन 3 में। और फिर है आपका क्या कि सर PbI2 का रंग ये है आपका ऑप्शन नंबर 1 में। तो आप देखिए कि A 2 B 3 और C किस में है? तो आप कहेंगे सर कि हमारे ऑप्शन नंबर C में
A 2 है और B मेरा 3 है और C मेरा 1 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर C है। क्या है सर इस क्वेश्चन का सही आंसर? ऑप्शन नंबर C। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है चौथे नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा सवाल। ये क्या पूछा आपसे कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीकों का निर्माण तत्वों के नाम के एक या दो अक्षरों से किया जा सकता है। दोस्तों अभी जो हम लोग हाइड्रोजन के लिए क्या लिखते हैं सर? हाइड्रोजन के लिए लिखते हैं H, और क्लोरीन के लिए क्या लिखते हैं सर हम लोग? तो क्लोरीन के लिए लिखते हैं हम लोग Cl। तो अभी जो ये इसका हाइड्रोजन का सिंबल पढ़ते हैं H, क्लोरीन का सिंबल पढ़ते हैं हम लोग Cl। तो ये Cl कहाँ से लाए? तो आप कहते हैं कि सर ये C यहाँ से ले लिए और L यहाँ से ले लिए। तो आपका क्वेश्चन क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीकों का निर्माण तत्व के नाम के एक या दो अक्षरों से किया जाता है। अभी आप देखिए कि तत्व के प्रतीक का निर्माण हम क्या करें? तत्व के एक अक्षर या दो अक्षर से कर रहे हैं। तो इस चीज़ के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? तो ध्यान में रखेंगे किसका नाम? जे बर्जीलियस का नाम। किसका नाम आप याद रखेंगे सर? जे बर्जीलियस। ठीक है। और इसके बारे में एक और चीज़ ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चन का दूसरा तरीका ये भी हो सकता है पूछने का कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को तत्वों के आधुनिक प्रतीक का जनक बोला जाता है? तो आप कहेंगे जे बर्जीलियस। किसको बोला जाता है सर? जे बर्जीलियस को। ध्यान में ये भी रखिएगा कि जे बर्जीलियस से पहले तत्वों का पिक्टोग्राफ चलता था प्रतीक के रूप में, और इस पिक्टोग्राफ के जनक कौन थे? जॉन डाल्टन थे। कौन थे सर? जॉन डाल्टन। और अभी आधुनिक तत्वों के प्रतीक का जो निर्माता है वो कौन है? तो जे बर्जीलियस है। नेक्स्ट आपका ऑप्शन दिया हुआ है इसी क्वेश्चन में डाल्टन के बारे में, तो कहेंगे डाल्टन ने तत्वों के प्रतीक के लिए पिक्टोग्राफ का प्रतिपादन किया था। साथ ही साथ डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था। और फिर एक और खास बात याद रखेंगे डाल्टन के बारे में कि डाल्टन ने गुणित अनुपात के नियम का प्रतिपादन किया था। आपका अगला है ऑप्शन लैवोजियर। तो लैवोजियर ने द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। लैवोजियर को हम लोग आधुनिक केमिस्ट्री के जनक भी बोलते हैं। और आपका जो डेमोक्रिटिस है, तो ध्यान में रखेंगे कि डेमोक्रिटिस आपके ग्रीक दार्शनिक हैं। कौन दार्शनिक हैं सर? ग्रीक दार्शनिक, जिन्होंने बताया था कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कण से मिलकर बने होते हैं और ये कण क्या है? अविभाज्य है। अब आप कहिएगा इसके बारे में तो हम लोग एक और का नाम पढ़ते हैं। तो सर हाँ, इंडियन फिलोसफर, भारतीय दार्शनिक, किसका नाम लेते हैं हम लोग? तो कनाद का नाम लेते हैं। तो भारतीय दार्शनिक कनाद और ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस, और इसके साथ एक और थे लिसिफस। इन सब का मानना क्या था कि जितने भी पदार्थ हैं उन सब का सबसे सूक्ष्मतम कण क्या है सर? परमाणु है, जो कि क्या है? अविभाज्य है। उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। तो आपके इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जे बर्जीलियस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है 5वें नंबर का क्वेश्चन, क्या पूछा जा रहा है आपसे? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हीलियम और आर्गन में क्या समानता है। पहले ही क्लियर है कि दोनों अक्रिय गैस हैं, और जब दोनों अक्रिय गैस हैं तो इनका बाह्यतम कोश क्या होगा? भरा हुआ होगा। तो आपका ऑप्शन क्या दिया है कि दोनों तत्व द्रव धातु हैं? पॉसिबल ही नहीं है, दोनों तो गैस कहलाते हैं। दोनों का बाह्यतम कोश पूर्णतः भरा हुआ, मतलब बाहरी सेल जो है वो पूर्णतः भरा हुआ है। ये सही बात है और आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर भी है। तो आपके 5 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, कि दोनों का बाह्यतम कोश क्या होता है सर? पूर्णतः भरा हुआ रहता है। अब आप कहेंगे कि सर इसका मतलब नहीं समझे, तो समझिए कि हीलियम का परमाणु संख्या क्या होता है? 2 होता है, और आर्गन का परमाणु संख्या कितना होता है सर? 18 होता है। अब हम इसके इलेक्ट्रॉन को इसके कक्षा के रूप में व्यवस्थित करते हैं, तो हम कहेंगे कि सर नाभिक से सटा हुआ पहला कक्षा को K कहेंगे और बाद वाले को L कहेंगे। किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या 2n², तो n कक्षा संख्या है, तो 2 × 1 का स्क्वायर करेंगे तो आप कहेंगे सर 2 होगा, मतलब पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होगा। तो देखिए हीलियम में 2, हीलियम का परमाणु संख्या कितना है सर? 2 है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और वो पहला कक्षा में भर ही गया। तो अब इसके पास ना इलेक्ट्रॉन है ना इसको और कक्षा की जरूरत है, मतलब हम ये क्या कहते हैं कि मिटा देते हैं सर। मतलब इसका जो बाह्य कोश है वो भरा पूरा है, जितना इसको चाहिए उतना तो मिल गया। ठीक उसी तरह अगर हम आर्गन की बात करते हैं तो सर कहते हैं क्या कि हम इस तरह से लेते हैं, पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा सर? 2 होगा। दूसरा कक्षा में सर तो 2n², दूसरा कह रहे हैं तो 2 का स्क्वायर करेंगे। अरे भैया 2 × 2 का स्क्वायर आप करिएगा तो 8 ही ना होगा, मतलब इसमें 8 हटेगा। क्योंकि परमाणु संख्या 18 है तो इसमें 18 इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसमें दूसरा कक्षा में 8 चला गया। तीसरा में कितना चाहिए हमको? तीसरा में 18 चाहिए, लेकिन इसके पास है कितना सर? 8।
और हम लोग कहते हैं कि अगर तत्व के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो वो तत्व आपका क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। और ऐसे भी हीलियम, आर्गन, नियन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब क्या है सर, अक्रिय गैस हैं। और इन सब गैस की एक खास बात होती है कि ये सारे गैस आपके किस वर्ग में पाए जाते हैं, तो आपके आवर्त के वर्ग 18 के तत्व हैं। कौन, अक्रिय गैस। कौन है सर, अक्रिय गैस। तो आप क्या कह सकते हैं हीलियम और आर्गन के बारे में कि सर हीलियम और आर्गन में समानता यही है कि दोनों का बाह्यतम कोश पूर्णतः भरा हुआ है, इसीलिए आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, क्या पूछा है आपसे क्वेश्चन पूछा है कि आधुनिक आवर्त सारणी के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है। तो आधुनिक आवर्त सारणी को किसने खोजा था, तो आप कहेंगे सर मोसले ने खोजा था। इसको हम लोग एच.जे. मोसले भी कहते हैं, या ये आपको हेनरी मोसले के नाम से भी दिख जाएगा कहीं कहीं पे। और हाँ, ध्यान में रखेंगे कि आधुनिक आवर्त सारणी कब खोजा गया या कब बनाया गया, तो 1913 में। आधुनिक आवर्त सारणी आपका किस चीज़ के सिद्धांत पे आधारित था, तो परमाणु संख्या पे आधारित था। और ध्यान में रखेंगे कि आधुनिक आवर्त सारणी में जो मोसले ने नियम दिया था वो क्या दिया था कि अगर तत्वों को उसके परमाणु संख्या के क्रम में सजाया जाए तो जो तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुणधर्म होगा वो उसके परमाणु संख्या का क्या होगा, आवर्त फलन होगा। क्या होगा सर, आवर्त फलन होगा। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि आधुनिक आवर्त सारणी किसका नाम जुड़ा हुआ है, तो एक ही का नाम जुड़ा हुआ है, एच.जे. मोसले, जो आपके ऑप्शन नंबर डी में है। तो आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर भी क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन डी ही हो जाएगा। और आपका अगला है ए, मैंने न्यूलैंड का नियम पहले क्वेश्चन में डिस्कस करा है। हुंड, ये आपके तत्वों को उसके कक्षा में व्यवस्थित करने का नियम दिए थे। मेंडलीफ ने बताया था कि तत्वों को उसके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाए तो उसका जो भौतिक और रासायनिक गुण होगा वो क्या होगा, उसके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होगा। तो मेंडलीफ का जो आवर्त सारणी था उसी से इंस्पायर होकर के मोसले ने आवर्त सारणी बनाया था। इस चीज़ का भी आप ध्यान में रखेंगे। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विभिन्न रूपों में मौजूद हो सकता है। विभिन्न रूप का मतलब ये होता है अपरूप। अगर किसी तत्व के अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं सर, कि ये फलना तत्व का चिलना अपरूप है। मतलब ये हुआ कि अगर हमको कहीं पे ग्रेफाइट, हीरा या बकी बॉल ये सब चीज़ देखने को मिलती है तो कहते हैं सर ये कार्बन का अपरूप है। तो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा सर, आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विभिन्न रूपों में मौजूद हो सकता है। तो आपके ऑप्शन में सीधे सीधे कार्बन है और कार्बन का विभिन्न रूप मौजूद है, आपको मालूम है वो सारे, ग्रेफाइट, डायमंड और फिर आपका क्या सर, बकी बॉल, बकी मिस्टर फुलरीन। तो आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि अपरूप और अपरूपता ये दोनों वर्ड अलग अलग है। अपरूप का मतलब क्या हुआ कि जब किसी तत्व के 2 या 2 से अधिक रूप देखने को मिलते हैं तब उस रूप को हम लोग अपरूप कहते हैं। और जो ये अपरूप की घटना शो होती है, जो तत्व शो करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं सर, एलोट्रॉपी कहते हैं। ये जो गुण है मतलब एक जैसा दिखने का, उसको हम लोग अपरूपता कहते हैं। और ध्यान में रखिएगा कि सिर्फ कार्बन ही अपरूप नहीं है, ऑक्सीजन के भी अपरूप हैं, सल्फर के भी अपरूप हैं। तो आपका एक प्रॉपर इस पे वीडियो आएगा रिसेंटली, वो मैं आपको दूंगा जो आपको आगे की क्लास में करवाने वाला हूँ। तो आप वहाँ पे समझ जाइएगा कि अपरूप क्या होता है, अपरूपता क्या होता है। अभी के लिए आप ध्यान में रखिएगा कि आपके इस ऑप्शन में किसी भी और तत्व का अलग से कोई रूप नहीं मिलता है, सिर्फ और सिर्फ कार्बन को छोड़ करके। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, कार्बन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों, आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के संबंध में निम्न में से कौन से बिंदु सही हैं। पहला आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है कि यह किसी परमाणु के कोश में इलेक्ट्रॉन का व्यवस्थापन है, बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है कि किसी परमाणु में जितने भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं उनको उसके कक्षा में सही रूप से व्यवस्थित कर देना। और दूसरा है आपका यह उपकोषों में इलेक्ट्रॉन का व्यवस्थापन है। तो मेरे मित्र, सिर्फ हम कक्षा में ही इलेक्ट्रॉन को नहीं रखते हैं। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं तो 2 आधार पर निकालते हैं। पहला उसके ऑर्बिटल के आधार पर, कक्षा के आधार पर, और दूसरा उसके सब ऑर्बिटल SPDF के आधार पर। तो आपका दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। और फिर तीसरा कह रहा है कि ये किसी परमाणु के कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का व्यवस्थापन है। तो ये भी बात तो सही
यही है, मतलब घुमा फिरा के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का ये परिभाषा बता रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के संबंध में ही आपको बताना है कि कौन सा बिंदु सही होगा। एक भी बिंदु काटने वाला नहीं है, सारे सही हैं। तो आपके इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए, बी एवं सी। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ही होता है कि किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को उसके कक्षा और उपकक्षा में सही रूप से व्यवस्थित करना। उम्मीद करते हैं कि इस चीज़ को आप समझ पा रहे होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका 9वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन है कि नीचे दी गई किस परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होते हैं। अब देखिए कि आवर्त सारणी का फिर से ये कहानी दोहरा रहा है। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि नीचे दी गई किस परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान है। जब भी दोस्तों आपको किसी दो तत्व के रासायनिक गुण की समानता की बात करें तो आप समझ जाना कि आवर्त सारणी की बात कर रहा है। और आपको पता है कि आवर्त सारणी को जो बनाया गया उसको सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाया गया कि किसी वर्ग विशेष या आवर्त विशेष के एक परमाणु के या एक तत्व के गुण को जान करके उस वर्ग विशेष में जितने भी और तत्व आते हैं उनका गुण का पता लगाया जाए। तो आप कहेंगे कि सर ये कैसे पता चलेगा कि कौन परमाणु किस वर्ग में है और किस आवर्त में है। तो ध्यान रखिएगा एक छोटा सा बात। क्या सर? कि किसी भी परमाणु का जो संयोजक इलेक्ट्रॉन होता है वो उसके वर्ग को बताता है और किसी परमाणु में जितनी कक्षा होती है ये उसके आवर्त को बताता है। आपका क्वेश्चन पूछा है कि नीचे दी गई किस परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होते हैं। तो मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है सर? 12 होता है। तो आप क्या कहेंगे सर कि मैग्नीशियम का जब परमाणु संख्या 12 है, इसका मतलब ये हुआ कि इसको अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूप में लिखेंगे तो 2 8 2 होगा। मतलब ये क्या है सर? 1 2 3 कक्षा है इसमें। तो ये किस आवर्त में होगा? तो सर ये तीसरा आवर्त में होगा। किस आवर्त में होगा सर? तीसरा आवर्त में होगा। और ये 2 8 2 है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, तब नहीं ये Mg2+ बना लेगा। तो मेरे मित्र आप ये कहेंगे कि सर इसका संयोजक इलेक्ट्रॉन क्या है? 2, क्योंकि संयोजक इलेक्ट्रॉन हम लोग उसको बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन की जाती है। तो 2 है तो ये किस वर्ग में मिलेगा सर? 2 में मिलेगा। अब वर्ग 2 में और जितने भी धातु होंगे या जितने भी तत्व होंगे उन सब का गुण किसके जैसा होगा? मैग्नीशियम के जैसा होगा, क्योंकि हम लोग आवर्त सारणी तो इसीलिए बनाए हैं। तो आइए अब ऑप्शन से चेक करते हैं कि कौन कौन आपके वर्ग 2 में है। तो कैसे चेक करेंगे? तो हम लोग का जो भी परमाणु संख्या दिया है उसको हम लोग क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का कोशिश करेंगे, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आपका 4 है तो आपको पता है कि बेरिलियम परमाणु का संख्या कितना होता है सर? 4 होता है। तो आप इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो आप कहेंगे सर पहला कक्षा में तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा ही जाएगा, बच जाएगा 2, वो दूसरे में चला जाएगा। तो आप पहला ये देखिए कि ये सर है कहाँ पे? तो आप कहते हैं सर कि ये दूसरे आवर्त में है। किस आवर्त में है सर? दूसरे आवर्त में। आप कहेंगे सर आप कैसे कह दिए सर ये दूसरे आवर्त में होगा? तो इसमें कितना कक्षा है सर? तो आप कहेंगे सर K भी होगा और L भी होगा। पहला कक्षा K और L आपका क्या हो जाएगा? दूसरा कक्षा। अब देखिए कि ये 2 को अगर त्याग कर देगा तो ये बेरिलियम किसके जैसा बन जाएगा? हीलियम के जैसा बन जाएगा। तो भाई ये 2 त्याग करेगा तो बेरिलियम Be2+, मतलब क्या है कि इसका भी संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है सर? 2 है। तो ये भी किस में पाया जाएगा? वर्ग 2 में ही पाया जाएगा। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नीचे दी गई किस परमाणु संख्या वाले तत्व का रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होगा। भैया बेरिलियम भी किस में है? वर्ग 2 में ही है, इसीलिए मैग्नीशियम का गुण किसके जैसा होगा? मैग्नीशियम का गुण बेरिलियम के जैसा होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है सर? ऑप्शन नंबर ए है। ध्यान में रखिएगा। अब आप कहेंगे 11 काहे नहीं किए? तो 11 को करते हैं तो 2 8 और 1 आ जाता है। तो ये आपका किस आवर्त में पाया जाएगा सर? ये तीसरा आवर्त में तो होगा जरूर। ये किस आवर्त में होगा सर? तीसरा आवर्त में जरूर होगा। लेकिन इसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है सर? संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है। कितनी है सर? 1 है। तो ये किस वर्ग में चला जाएगा? तो सर ये वर्ग 1 में चला जाएगा। किस में चला जाएगा सर? वर्ग 1 में चला जाएगा। अब आप कहिएगा कि सर उसके नीचे 19 भी है। तो भाई 19 है तो इसको भी आप अगर इसका परमाणु संख्या लिखिएगा पोटेशियम का तो आप क्या कहते हैं? 2 8 8 और 1। ये किस आवर्त में आएगा सर? चौथा आवर्त में आएगा। क्यों? कक्षा संख्या कितनी है? 4, 1 2 3 और 4। तो भाई आप कह रहे हैं कि ये 4 आवर्त में आएगा। इसके पास संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है सर? 1। तो किस वर्ग में पाया जाएगा सर? तो वर्ग 1 में पाया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इस चीज़ को आप समझ पा रहे होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, क्या पूछा गया है आपसे
कि समूह डैश में अक्रिय गैस होते हैं, तो ध्यान में रखेंगे कि समूह को ही वर्ग बोला जाता है और वर्ग 18 में आपके कौन से गैस होते हैं सर, तो अक्रिय गैस होते हैं, नोबेल गैस होते हैं। भाई अक्रिय गैस कौन कौन से, तो हीलियम आपका, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडन, ये 6 गैस हैं जो आपके कहाँ पाए जाते हैं, वर्ग 18 में। ध्यान में रखिएगा कि इसको हम लोग शून्य वर्ग भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो भी अक्रिय गैस पाए जाते हैं उनकी वैलेंसी क्या होती है सर, 0 होती है, इसीलिए इसको हम लोग शून्य वर्ग भी बोलते हैं, वर्ग 18 को। अच्छा, आपसे वर्ग 17 पूछा जा रहा है, तो वर्ग 17 भी बड़ा पॉपुलर है। तो वर्ग 17 जब पूछा जाए तो आप कहिएगा इसमें हैलोजन सब रहता है, मतलब हैलो ग्रुप का जो भी एलिमेंट है, जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब, आयोडीन, ये सब कहाँ पे रहते हैं सर, वर्ग 17 में रहते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि डैश समूह में अक्रिय गैस होती है, तो वर्ग 18 मतलब समूह 18 में। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं यहाँ तक कि सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ पाए होंगे, और अगर ये क्वेश्चन अब फिर से आपको कहीं पे मिलेगा तो उसका जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।